प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी की भूगोल की किताब, जिसका चैप्टर नंबर 2 हम आज पढ़ेंगे। उसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अक्षांश एवं देशांतर। हम इसमें अक्षांश रेखाओं को, देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लोब क्या होता है उसको पढ़ेंगे। बच्चों, ग्लोब पृथ्वी के ही आकार और एवं आकृति में, ठीक है, बनाया गया एक उपकरण होता है जिसे हम प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। एक छोटा पृथ्वी के आकार एवं आकृति का सेम एक उपकरण होता है, ठीक है। तो ग्लोब एक प्रकार का यह ग्लोब है, एक छोटा सा ग्लोब है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो इस ग्लोब में होता क्या है बच्चों, इस ग्लोब में जो है हम पृथ्वी के महाद्वीपों, देशों एवं विभिन्न जो है शहरों की स्थिति को हम प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। महासागरों, सागरों, झीलों की स्थिति को हम प्रकट कर सकते हैं, कह सकते हैं विभिन्न स्थानों की स्थिति को इस ग्लोब में आसानी से प्रकट किया जा सकता है, ठीक है। उनकी यथास्थिति को लगभग प्रकट किया जा सकता है, ठीक है, अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से। तो अक्षांश और देशांतरों का उपयोग होता है पृथ्वी के स्थानों को जो है दर्शाने में। आइए हम समझते हैं कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश के बारे में हम बातें करेंगे। अक्षांश, हमने बच्चों ग्लोब देखा, ठीक है। ग्लोब पृथ्वी का एक समरूप होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है, इसको घुमाया जा सकता है। देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा इस ग्लोब में एक बीच से एक छड़ी घुसी हुई है, ठीक है। ये बीच से एक जो है लोहे की ये छड़ी घुसी हुई है और इस पार निकली हुई है, ठीक है। तो यानी कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो बीच की एक छड़ी घुसी हुई है, इसी को अक्ष बोलते हैं। यानी कि अक्ष के सहारे हम इस ग्लोब को घुमा सकते हैं। देखो बच्चों, हमारी पृथ्वी में इस प्रकार की कोई कील नहीं घुसी हुई है, कोई छड़ी नहीं घुसी हुई है, ठीक है। सिर्फ एक इस ग्लोब को हम सँभालने के लिए, ग्लोब को जो है घुमाने के लिए हमने इसमें जो है एक अक्ष की कल्पना की है, ठीक है। अक्ष के माध्यम से इसको यहाँ पे स्थिर किया है। तो ऐसा और हमारी पृथ्वी पर ना कोई अक्षांश और देशांतर रेखाएँ खींची नहीं गई हैं वास्तविक में। हम सिर्फ एक काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाओं की एक कल्पना करते हैं, काल्पनिक रूप से बनाते हैं, ठीक है। उनका स्थान निर्धारित करते हैं, जिसको हम इस ग्लोब पर दिखाते हैं, ठीक है। उन रेखाओं के माध्यम से स्थानों की जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक घर पे एक काम कर सकते हैं। अगर एक घर में ही कोई ग्लोब आपको बनाना हो तो ऐसा करिए, आप जो है एक जो स्वेटर बनाने वाली एक सुई होती है, आपको पता, सिलाई वाली सुई जो होती है, बड़ी सी होती है, आप उसको एप्पल में, ठीक है, या बॉल में, या आप जो है किसी और गेंद में, ठीक है, आप या संतरे में, आप एक साइड से दूसरी साइड में आप अगर जब उसे घुसेड़ देंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला पार्ट उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे वाला पार्ट जो है दक्षिणी ध्रुव होता है, और आप उसको घुमा सकते हैं इस प्रकार से। अगर सेब में ऊपर से नीचे वो सुई अगर जो होती है, अगर उछेड़ दें तो आप उसको घुमा सकते हैं, तो एक ग्लोब की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अक्षांश क्या होता है। बच्चों देखो, अक्षांश क्या है, हमारे इस ग्लोब पर खींची गई पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई क्या होती है, एक रेखाएं होती हैं। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई एक रेखा होती है, ठीक है। क्या होती है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम खींची गई एक रेखा होती है, ठीक है बच्चों। अब ये पूरब से पश्चिम जो रेखा खींची जाती है, ठीक है, जो सबसे बड़ी रेखा है इसमें से क्या है, एक सबसे बड़ी रेखा है जो है जो 0 डिग्री से होकर के जाती है, जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, ठीक है। अब पूरब से पश्चिम जो मान लीजिए ये हमारी जो है पृथ्वी है, ठीक है बच्चों। ये गोला जो है हमारा, मान लीजिए हमारा एक ग्लोब है, क्या हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अगर इसको पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम कह रहे हैं कि ये पूरब दिशा है। बच्चों आपको पूर्व तो पता ही होगा, ठीक है। आपको पूरब पता होगा कि जो है मानचित्र पर क्या होता है, पूरब उत्तर ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है मानचित्र में, ठीक है। आपके बाएं हाथ में पूरब होता है और दाएं हाथ की साइड क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये पूरब दिशा है। तो हम कह रहे हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं होती हैं। अक्षांश क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा होती है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं, यहाँ से खींची गई, यहाँ से खींची गई, यहाँ से खींची गई, यहाँ से खींची गई, ठीक है, रेखाएं खींची गई हैं। अब इसमें से एक मुख्य रेखा होती है, ठीक है। अब इसमें से एक मुख्य रेखा होती है, मुख्य रेखा, मुख्य रेखा, मुख्य रेखा कौन सी होती है, जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है। ये रेखा कहाँ से जा रही है, बीचों बीच से, बीचों बीच से जा रही है पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जा रही है। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जीरो रेखा। इसका नाम हमने दे दिया है जीरो रेखा। ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है, दो भागों में, ठीक है, बांट दे रही है। तो मुख्य रेखा क्या कहते हैं, इसको हम जीरो कह रहे हैं, जीरो अक्षांश कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसका नाम दे देते हैं, विषुवत रेखा। इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं,
ठीक है। और ये पृथ्वी को क्या करती है, दो भागों में बांट देती है, ठीक है। अब जब दो भागों में बांट देती है तो इसीलिए इसका भूमध्य रेखा यानी कि बीच से जाती है, और पृथ्वी के बीच से जाती है, हमने कहा कि बीचों बीच से होकर के जाती है, तो भूमध्य रेखा और दो भागों में बांट देती है, ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे दो भागों में बांटती है, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये दो भागों में बांट रही है, ठीक है। अब जब दो भागों में बांट दे रही है तो ऊपर वाला जो भाग है, बच्चों रेखा टेढ़ी दिखाई दे रही होगी ना, इसको सीधी कर दें थोड़ा सा, ये होगा इस तरीके से। तो ये दो भागों में बांट दे रही है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब आप सोच रहे होंगे कि गोलार्ध क्या होता है, गोलार्ध क्यों कहा गया। बच्चों पृथ्वी एक गोले जैसी है, आप देख रहे हो एक गोले जैसी है, और गोले का आधा क्या, गोले के आधे को क्या बोलेंगे, गोले का आधा क्या कहलाएगा, गोलार्ध ही तो कहलाएगा, गोला प्लस आर्ध या आधा, ठीक है, तो गोलार्ध। तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो गोलार्ध। तो उत्तर में जो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला गया, ठीक है। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि क्या एक ही ये अक्षांश रेखा है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, नहीं, बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं, हम देखेंगे कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। देखो बच्चों होता क्या है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीचों बीच खींचा गया है, जो वृत्त खींचा गया है उसे विषुवत रेखा कहेंगे, आपने जाना। तो विषुवत रेखा कहाँ है, ये ग्लोब में देखिए, जो बीचों बीच खींची गई ये रेखा है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, ये ब्लैक कलर में जो खींची गई है देख रहे हो आप, ये मोटी वाली रेखा, ठीक है, ये अब देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये वाला, यही हिस्सा आपका क्या है, विषुवत रेखा है। यानी कि विषुवत रेखा ये क्या कर रही है, एक बड़े वृत्त का निर्माण कर रही है, एक बड़े वृत्त का निर्माण कर रही है, ठीक है, पृथ्वी पर एक बड़े वृत्त का निर्माण कर रही है, बीचों बीच से खींची गई है ये रेखा, इसलिए ये सबसे बड़ा वृत्त है, पृथ्वी पर खींचा गया जो है विषुवत रेखा जो है अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो विषुवत वाला वृत्त है, ये विषुवत वृत्त है, जो अक्षांश रेखा ये है भूमध्य रेखा, ये जो वृत्त है इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, एक चौथाई होती है, एक चौथाई होती है किसकी, एक चौथाई होती है विषुवत रेखा से लेकर के ध्रुवों के बीच की लंबाई के, चाहे ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये चाहे दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अगर विषुवत रेखा से एक अगर रेखा खींची जाए उत्तरी ध्रुव के लिए या दक्षिणी ध्रुव के लिए रेखा खींची जाए, तो इस रेखा की लंबाई आपके विषुवत रेखा के एक चौथाई होती है, ठीक है। यानी कि आपका विषुवत जो वृत्त है, ये वृत्त एक बड़ा वृत्त बना रहा है। आप जानते हैं कि वृत्त जो है 360 अंश का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर 360 है तो ये इसकी लंबाई एक चौथाई है, तो 360 गुणे 1/4 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ध्रुवों तक की दूरी 90 डिग्री है, विषुवत रेखा से लेकर के ध्रुवों तक की दूरी कितनी है, 90 डिग्री है। अब इसीलिए जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों तक 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि 100 अक्षांश रेखाएं क्यों नहीं खींची गई, 110 क्यों नहीं खींची गई हैं। तो ये जानिए कि 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, क्यों खींची गई हैं, 90 तक खींची गई हैं, 90 डिग्री तक खींची गई हैं उत्तरी ध्रुव में, 90 तक दक्षिणी ध्रुव में खींची गई हैं। इसलिए खींची गई हैं क्योंकि जो है ये विषुवत रेखा से ध्रुवों तक की दूरी विषुवत वृत्त की एक चौथाई है, ठीक है। देखते हैं हम आगे कितनी रेखाएं हैं। हम मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में देखते हैं। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने जाना कि ये पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार से 90 ऊपर, मान लीजिए ये 0 है, ठीक है, विषुवत रेखा 0, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, इसी प्रकार से 90 डिग्री तक, ठीक है, 90 डिग्री तक रेखाएं खींची गई हैं। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं, इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 90 तक, ठीक है, 90 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, यानी कि 90 अक्षांश खींचे गए हैं। और आपका ये 0 भी हो गया, ठीक है, 0 भी हो गया। तो 90 आपके उत्तरी गोलार्ध में कितना हो गया, 90, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो गया, 90, ठीक है। उसके बाद आपकी विषुवत रेखा हो गई, विषुवत रेखा भी ना, विषुवत रेखा भी कितना, एक ये भी है। तो कितने अक्षांश हो गए,
कितने अक्षांश रेखाएं हो गई? अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 90 90 प्लस 1, 90 90 प्लस 1 बराबर 181 अक्षांश रेखाएं हो गई। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 181 अक्षांश रेखाएं नहीं होंगी, 181 अक्षांश रेखाएं नहीं होंगी, 181 सिर्फ अक्षांश होगा। रेखा यहाँ से हटा दीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हमने कहा? क्योंकि 181 अक्षांश होता है। अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? अक्षांश रेखाएं 179 होगी। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? इस पर विचार करिए। देखिए बच्चों, बात ये है कि जब आप यहाँ पर 90 डिग्री पर जब आप एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, जब 90 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं तो जो 90 डिग्री पर जो रेखा खींची जाएगी उस रेखा की लंबाई और चौड़ाई एक बिंदु के बराबर होगी। उसकी लंबाई और चौड़ाई एक बिंदु के बराबर मात्र होगी, जो 90 नंबर वाली रेखा है, उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में। और आप जानते हो किसी बिंदु की, ठीक है, अगर लंबाई और चौड़ाई अगर नहीं होती है तो उसको रेखा नहीं माना जाता है। ठीक है, जब रेखा उसको नहीं माना जाएगा तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो 179 यानी कि अक्षांश रेखाएं 179 है। और अक्षांश, हाँ, हालांकि ये अक्षांश है। उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री है, दक्षिणी ध्रुव में जो 90 डिग्री है, ये अक्षांश है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अक्षांश 181 होंगे और अक्षांश रेखाएं 179 होंगी, 179। अब आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। ठीक है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, इनको हम देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा आपने देखा ही, नंबर 1 क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है, जिसको आपने कहा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। उसके बाद दूसरे नंबर से क्या है? उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में, 23.5 उत्तरी गोलार्ध में, इसका नाम है 23.5 उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में। अब बच्चों, उत्तरी गोलार्ध के साथ आप उत्तर लिखेंगे, ठीक है, दक्षिण गोलार्ध के साथ आप दक्षिण लिखेंगे, नहीं तो आप रेखाओं को पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर 23.5 लिखा गया है, मान लीजिए 20 डिग्री लिखा गया है, तो ये उत्तर और दक्षिण लिखेंगे तभी तो आप पहचान पाएंगे। 20 डिग्री अक्षांश लिखा गया है तो ये अधूरा है, ये अधूरा है। अब 20 अक्षांश उत्तर लिखा जाए, या 20 उत्तर अक्षांश, या 20 दक्षिण अक्षांश, तब हम एग्जैक्ट लोकेशन उस स्थान का पा सकते हैं। ठीक है, इसलिए उत्तर और दक्षिण लिखना बहुत ही जरूरी है। तो 20 23.5 उत्तरी अक्षांश, 23.5 दक्षिणी अक्षांश। अब बच्चों 23.5 जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 उत्तरी अक्षांश जो है, ये इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है बच्चों, कर्क रेखा के बारे में हम डिटेल से आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में जो है, 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में जो है, इसको मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है, जो एक कर्क रेखा और मकर रेखा है, इन्हीं के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के ही बीच में हमेशा वर्ष भर सूर्य की लंबवत स्थिति बनी रहती है। अब लंबवत स्थिति से आप सोच रहे होंगे क्या मतलब है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की क्या होती है? सूर्य की लंबवत स्थिति बनी रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि सूरज की जो लंबवत किरणें हैं, ठीक है, लंबवत किरणें हैं, इन्हीं रेखाओं के बीच में पड़ती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। ठीक है, अगर आप, क्यों पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे उभार है यहाँ पर, ठीक है, और इन दोनों रेखाओं के बीच में वर्ष भर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। अगर आप जो है, कोई आपके पास फुटबॉल हो, बड़ी सी गेंद हो, और उस पर आप टार्च मारिए, तो टार्च का जो मुख्य फोकस होता है, ठीक है, आपके बीचों बीच में पड़ेगा। ठीक है, बीचों बीच में पड़ेगा उस टार्च के। ठीक है, जैसे ये ग्लोब है, अगर इस ग्लोब पर हम टार्च मारते हैं तो इतनी दूरी पर जो है टार्च का फोकस पड़ेगा, उसके बाद जो बीचों बीच में उसका फोकस पड़ेगा, और बीचों बीच के बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, टार्च की रोशनी की जो है, टार्च की रोशनी कम होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जाकर वो रोशनी बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा रोशनी यहाँ पड़ेगी, उसके बाद सबसे कम यहाँ पड़ेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से सूरज की रोशनी, यानी कि सूरज के प्रकाश की सबसे ज़्यादा तीव्रता
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तेज प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण। उष्ण मतलब गर्म होता है, उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है बच्चों। उष्ण कटिबंध कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य के प्रकाश की स्थिति बनी रहती है। वर्ष भर में सूर्य एक बार जो है यहाँ पर लंबवत पड़ता है। इन क्षेत्रों में जो है, इन यहाँ से 30.5 उत्तर से दक्षिण के बीच में सूर्य कहीं ना कहीं वर्ष भर में एक बार लंबवत आता है, जरूर से जरूर, ठीक है, उसकी स्थिति बनती है। तो उसके बाद जो है मुख्य रेखा कौन सी है, देखिए फिर उत्तरी गोलार्ध में आप जाएंगे आगे 66.5 डिग्री रेखा, 66.5 डिग्री। फिर दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, यहाँ भी एक है रेखा 66.5 डिग्री रेखा है बच्चों। इसको कहेंगे, उसको मिटा देते हैं, 66.5 उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। इसका नाम है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ठीक है, नॉर्थ सर्कल बोलते हैं। 66.5 दक्षिण में, इसको बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध में, इसको बोलते हैं दक्षिणी, दक्षिण में है तो दक्षिणी कहेंगे, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त कहेंगे। तो ये 66.5 है, ठीक है, और ये 66.5 है, ये उत्तरी ध्रुवीय वृत्त है, ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त है, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे इस क्षेत्र को हम कह दिए उष्ण कटिबंधी इतने क्षेत्र को कह दिए। अब ये क्षेत्र जो है यहाँ पर कम प्रकाश पड़ेगा, यहाँ की अपेक्षा कम प्रकाश प्राप्त होगा, यहाँ पर कम प्रकाश प्राप्त होगा, ठीक है, कम प्राप्त होगा, यहाँ की अपेक्षा कम प्रकाश प्राप्त होगा, कम प्रकाश प्राप्त होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, इसको शीतोष्ण प्रदेश कहते हैं, शीतोष्ण प्रदेश कहते हैं। फिर इस भाग को भी क्या कहते हैं, शीतोष्ण प्रदेश, ठीक है, शीतोष्ण प्रदेश। यहाँ पर शीत भी रहती है और उष्णता भी रहती है, तो इसको शीतोष्ण प्रदेश कहते हैं। फिर उसके बाद एक आता है 90 डिग्री, 90 उत्तरी ध्रुव, जो 90 है इसको ध्रुव कहते हैं, ठीक है, इसको ध्रुव कहते हैं, ठीक है। फिर इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, एक है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और एक है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, यहाँ पर अक्षांश है। तो ये वाला भाग आपका शीत कटिबंध कहलाता है, ठीक है, शीत कटिबंध कहलाता है। अब शीत क्यों कहलाता है, यहाँ पर बच्चों सूरज की बहुत ही कम तीव्र किरणें पड़ती हैं, यानी कि यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, जैसे कि अगर आपके यहाँ सूर्य अस्त होता रहता है तो जितनी तीव्र किरणें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, जितना प्रकाश आपको प्राप्त होता है सूर्य के अस्त होते समय, उसी प्रकार से उतना ही प्रकाश यहाँ पर 66.5 से लेकर 90 ध्रुव तक उतने ही प्रकाश की प्राप्ति लगभग होती है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य हमेशा क्षितिज में दिखाई देता है। क्षितिज का मतलब आप समझ रहे हैं, क्षितिज का मतलब वही है जब आपके यहाँ सूर्य जब अस्त होता रहता है तो आप कहते हो ना सूरज क्षितिज में जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको सूर्य सिर्फ उतना ही दिखाई देता है जैसे आपको सूर्य अस्त के समय आपको सूर्य दिखाई देता है, यानी कि कहा जाता है सूर्य यहाँ पर हमेशा क्षितिज में रहता है। तो क्षितिज में जितना प्रकाश आपको प्राप्त होता है उतना प्रकाश इनको दिन में प्राप्त होता है, और इनको 6 महीने तक प्रकाश प्राप्त होता रहता है, और 6 महीने तक यहाँ पर बिल्कुल रात होती है। तो 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों में। अब बच्चों देख लीजिए यहाँ पर रेखा कहाँ है, देखिए विषुवत रेखा आपकी ये है, ठीक है। अब हमने दूसरी रेखा बताई जो है कर्क रेखा। आप देखिए कर्क रेखा यहाँ पर है, भारत से होकर जाएगी, ये आपकी एक कर्क रेखा हो गई, ठीक है। नीचे कर्क रेखा यहाँ पर आपकी हो गई है, ठीक है, यहाँ पर कर्क रेखा है। फिर 66.5 रेखा यहाँ से होकर जाती है, ठीक है, 66.5 नीचे 66.5 ये होकर के जा रही है, ठीक है। और ये आपका हो गया 90 ध्रुव हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया 90, ठीक है। तो इस प्रदेश को क्या कहेंगे, उष्ण प्रदेश। हमारे भारत का देखो आधा हिस्सा उष्ण में है, फिर ये आधा हिस्सा शीतोष्ण में है, ये शीतोष्ण प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद ये इतना प्रदेश शीत प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है अक्षांश रेखाओं की स्थिति है, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा के बारे में आपको हम बताते हैं, देशांतर रेखा। देखिए बच्चों किसी स्थान की स्थिति जानने के लिए आपको सिर्फ अक्षांश रेखा की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके साथ में एक और रेखा की आवश्यकता पड़ेगी, उसको देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। जो अक्षांश रेखा आपकी है उसको समांतर रेखा कहते हैं, वो पूरब से पश्चिम खींची गई, ठीक है, एक बड़ी रेखा होती है। लेकिन देशांतर रेखा
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई एक खड़ी रेखा होती है, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर खींची जाती है, ये ऊर्ध्वाधर खींची जाती है, और ये समानांतर खींची जाती है, समानांतर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, और ये ऊर्ध्वाधर खींची जाती है, ठीक है। तो देशांतर रेखा क्या है, आपके उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, का एक ग्लोब बना लेते हैं यहाँ पर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाएं, ठीक है, खींची गई रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको देशांतर रेखा कहते हैं। और ये रेखाएं क्या करती हैं, एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं, यहाँ से चल करके यहाँ तक खींची जाती हैं, उसके बाद यहाँ से पीछे भाग से होकर के फिर से आती हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपको हम ग्लोब में दिखा रहे हैं, देशांतर रेखा क्या होती है, ये उत्तरी ध्रुव से खींची गई, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से खींची गई अगर ये रेखा अगर एक है, इस प्रकार से खींची जाती है रेखा, नीचे ऐसे आती है, ठीक है, और फिर इस नीचे से जो है ये रेखा फिर इस साइड से आकर के यहाँ मिल जाती है। यानी कि अगर आप किसी गेंद पर एक पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक एक गोल गोल अगर एक रेखा खींच देते हैं तो क्या होगी, एक देशांतर रेखा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अब यहाँ एक बात और जानिए कि सिर्फ मिलाने वाली ही नहीं, यहाँ पर ये पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, क्या करती हैं, पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं रेखाएं, ठीक है, पूर्ण वृत्त बनाती हैं। अब मिलाने से तो मतलब आप इतना ही आप समझ लेंगे कि यहाँ से ला करके यहाँ मिला दिया, ये हो गई देशांतर रेखा। लेकिन यहाँ से यहाँ मिला दिया और पीछे से जा करके यहाँ से हो करके देखिए, यहाँ से लाके यहाँ मिलाया, उसके बाद यहाँ से हो करके फिर ऐसे फिर इधर ला के मिला रही है ना, एक पूरा गोला बना रही है, ठीक है, पूरा गोला बना रही है, तो ये क्या हो गई, देशांतर रेखा हो गई। और इसी प्रकार से बहुत सारे गोले पृथ्वी पर बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे गोले बने हुए हैं जो देशांतर रेखा बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ खींचा गया है, ठीक है, एक देशांतर रेखा, फिर ऐसे देशांतर रेखा खींची गई उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई, फिर ऐसे रेखा खींची गई है मिलाती हुई। इसी तरीके से रेखाओं का एक जाल बना हुआ है, ठीक है, रेखाओं का एक जाल बना हुआ है ग्लोब पर, पृथ्वी पर नहीं बना हुआ है जाल। आपको हम बताए इसके पहले भी कि ऐसा नहीं समझिएगा कि हमारी पृथ्वी पर रेखाएं खींची गई हैं, पृथ्वी पर रेखाएं नहीं खींची गई, सिर्फ एक काल्पनिक रूप से हमने इन रेखाओं की स्थिति को मान लिया है, ठीक है, ये रेखाएं ग्लोब पर हमने खींचकर मान लिया है किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए। तो इस प्रकार से ये सारी रेखाएं एक साइड से होकर के उस साइड से जा करके इस साइड फिर वापस आती हैं, यानी कि एक पूरे गोले का निर्माण करती हैं। तो देशांतर रेखाएं, प्रत्येक देशांतर रेखा, इसका अगला गुण क्या है, प्रत्येक देशांतर रेखा पूर्ण वृत्त बनाती है, प्रत्येक देशांतर रेखा पूर्ण वृत्त बनाती है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं में हमने एक बात आपको नहीं बताई है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, अक्षांश रेखाएं जो विषुवत रेखा वाली होती है ये सबसे बड़ी रेखा होती है। बाकी जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो विषुवत वाली रेखा जो होती है, यानी कि विषुवत वृत्त जो बनाती है सबसे बड़ा वृत्त होता है। लेकिन जब ध्रुव की तरफ धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे तो ये वृत्त यानी ये गोला जो है अक्षांश रेखा का, ये छोटा होता जाता है, और यहाँ पर जो है एक छोटा सा गोला बन जाता है, फिर यहाँ पर और छोटा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप देखते हैं आपका रहता है अक्षांश रेखा, यानी कि सबसे बड़ा वाला गोला कौन सा होता है, सबसे बड़ा वाला गोला आपका ये होता है, ये 0 डिग्री। तो बाकी जितने गोले हैं उत्तरी ध्रुव तक जाएंगे आप, छोटा होता जाता है, ठीक है। लेकिन विषुवत रेखा जो गोला बनाती है वो गोला जो है प्रत्येक देशांतर रेखा पूर्ण वृत्त बनाती है, यानी कि प्रत्येक गोला जो है बराबर होता है, ठीक है, एक बराबर होता है। और बराबर होता है इसलिए यहाँ पर जो है बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। किस चीज़ में उत्पन्न हो गई, आपने देखा था कि यहाँ पर 0 को मुख्य कहते हैं, मुख्य रेखा कहते हैं, इसको 0 डिग्री को मुख्य रेखा कहते हैं, यानी कि विषुवत रेखा को मुख्य रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी है और बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर तो सारी रेखाएं एक बराबर हैं और सबको जो है सब जो है अगर किसी को भी एक को उठा लीजिए सब बीचों बीच से गुजर रही हैं, तो इस किसको मुख्य माना जाए। तो इस प्रकार से क्या किया, सभी देशों ने क्या किया, समझौता किया, और सभी देशों की आपसी सहमति से एक रेखा को जो है मुख्य रेखा माना गया, मुख्य देशांतर रेखा माना गया। तो मुख्य देशांतर रेखा कहाँ पर है, देखिए मैप में, मुख्य देशांतर रेखा जो है यहीं पर आपका लंदन है। देखो यहाँ से जो रेखा जाती है, ये वाली जो रेखा जा रही है इस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, देखिए
यहाँ पर लंदन है, ठीक है। लंदन में ग्रीनविच एक प्रयोगशाला है। तो इस प्रयोगशाला से होकर के एक रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इस रेखा को क्या माना गया? मुख्य रेखा माना गया। तो बच्चों होता क्या है, ये लंदन जो जिसे ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटेन देश क्या था? एक समय था कि ब्रिटेन देश ही जो है इसका साम्राज्य पूरे विश्व में सबसे बड़ा था, सबसे शक्तिशाली देश था। जो हमारा देश था ब्रिटेन देश का ही गुलाम था। तो इसलिए जो है जब रेखाओं का निर्धारण किया गया तो जो सबसे शक्तिशाली देश है वो अपने देश से गुजरने वाली रेखा को ही मुख्य रेखा मान लिया, ठीक है। तो एक आपसी सहमति भी कह सकते हो, या ये भी एक जो है कहानी इसके पीछे है कि ब्रिटेन का साम्राज्य सबसे बड़ा था, शक्तिशाली देश था। तो इससे होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो क्या है? जो है मुख्य देशांतर रेखा है। इसको मुख्य देशांतर रेखा मानी जाती है, ठीक है। मुख्य देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, और जीरो देशांतर भी कह सकते हो इसको, जीरो देशांतर। कहाँ से गुजरती है ये रेखा? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच लंदन, ठीक है, लंदन से होकर के ये गुजरती है। अब बच्चों इसके बाद जो है, ठीक है, ये इसके बाद जो जब यहाँ से हमारा ग्लोब दो भागों में बट गया, एक पूर्व में बट गया, एक पश्चिम में बट गया। अब पूर्व वाले हिस्से को पूर्वी गोलार्ध कहा गया, पूर्वी गोलार्ध कह दिया गया। जैसे उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहा गया था, अब पश्चिम वाले हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध कह दिया गया। पूर्वी गोलार्ध हो गया और पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अब पूरब में भी रेखाएं खींची गई और पश्चिम में भी रेखाएं खींची गई। तो ये देखते हैं कितनी रेखाएं खींची गई। तो एक हम फिर से एक गोला बना लेते हैं। मान लीजिए ये बीचों बीच की रेखा है, ठीक है। ये जीरो देशांतर है, जीरो देशांतर ये रेखा है, ठीक है। ये जीरो देशांतर है। अब इस साइड में भी ध्रुव से होती हुई उत्तरी ध्रुव से, उत्तर से दक्षिण ध्रुव होती हुई रेखा खींची जा रही है, यहाँ से खींची जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे खींची जा रही है, 1 2 3 4 करके खींची जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर इस साइड में 180 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, 180। और इस तरफ भी कितनी खींची गई हैं? 180 रेखाएं, ठीक है। इस मुख्य रेखा जो जीरो है, ठीक है, इसके पूर्वी साइड में 180 रेखाएं खींची गई हैं, 180 रेखाएं, और इस साइड में भी 180 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। कुल मिलाकर जो है बच्चों 360 रेखाएं हैं। कितनी है कुल? अब आप देख रहे होंगे जो है 180 रेखाएं इस साइड में खींची गई हैं, 180 इस साइड में खींची गई हैं, और एक रेखा आपकी जो मुख्य है जीरो, इसको तो कुल मिला के कितनी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं देखिए कितनी हैं? 180 हम कह रहे हैं पूरब साइड में, ठीक है, 180 पश्चिम साइड में कह रहे हैं, और एक जो है आपकी बीच वाली रेखा हो गई। कुल मिलाकर कितना हुआ? 361 हुआ। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए 361 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ग्लोब में देखिए, अब यहाँ पर जीरो है रेखा है, ठीक है, यहाँ पर जीरो है। उसके बाद जो है बच्चों यही जीरो वाली ही रेखा जो है यहाँ पर पीछे 180 के रूप में आई है, जीरो वाली ही 180 के रूप में आई है। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जीरो के बाद 1 2 3 4 5 करके खींची गई इस साइड में, 1 2 3 4 5 करके 180 इस साइड में खींची गई है, इस साइड में 180 खींची गई है, तो 180 इस साइड में खींची गई है। तो 180 जहाँ पे मिल रही है, इस साइड वाली 180 भी वही है और इस साइड वाली 180 भी वही है, दोनों एक ही जगह पर वो रेखाएं मिल जाती है, ठीक है। यानी कि एक ही रेखा है जो इस साइड से भी 180 नंबर पे आती है और इस साइड से भी 180 नंबर पे आती है। यानी कि आप कह सकते हो कि कॉमन है, ठीक है, 180 एक कॉमन रेखा है, ठीक है। इस साइड से आप जाओगे इस तरफ तो 180 पड़ जाएगा और इस साइड से भी आप जाओगे तो 180 पड़ जाएगा। यानी कि आप अगर पृथ्वी पर एक चक्कर लगाओ यहाँ से अगर गोल गोल, तो जहाँ से आप चले हो वहाँ पर फिर से वापस आ जाओगे। कहने का मतलब ये होता है अगर यहाँ से आप चले हो जिस भी दिशा में जाओ, अगर लगातार उसी दिशा में चलते रहे, अगर आप इतना कर पाओ तो अगर चलते रहे कर पाओ तो आप फिर से आप इसी ही स्थान पर पुनः वापस आ जाओगे। तो 180 जो इस साइड से है, 180 इस साइड से भी वही रेखा है। तो हम जो है क्या करेंगे, 180 इस साइड से भी इस साइड से भी है तो एक हम हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 360 रेखाएं, ठीक है। और 360 ही क्यों? 360 इसलिए कि आप जानते हैं किसी गोले का जो डिग्री होती है गोले की 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो गोला जो है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि उत्तर
गोलार्ध में जो रेखाएं जा रही हैं उनके साथ उत्तरी उत्तरी रेखा लिखा जाता है, दक्षिण में जो जो जाते हैं उनके साथ दक्षिण लिखा जाता है। जैसे कि 20 उत्तर में है तो उत्तर लिखा जाएगा, नहीं तो आप स्थान की स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध ये सब लिखा जाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाएं की बात, रेखा की बात हो गई, रेखाओं की बात हो गई। तो आप ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि देशांतर रेखाएं जो हैं, देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती हैं, ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती है, इसकी एक विशेषता होती है, ये ध्रुवों पर मिल जाती हैं और इनके बीच में दूरी सबसे ज़्यादा होती है, विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा इनके बीच में दूरी होती है। तो हमने बात किया देशांतर रेखा की, अक्षांश रेखा की, हमने ग्लोब की बातें किया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि समय का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। किसी स्थान के समय के निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, हम देशांतर रेखा और समय की बात करेंगे, ठीक है। तो अगले हम वीडियो में मिलते हैं देशांतर रेखा और समय को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो।